गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमें मेसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर को डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट और उसके क्लासिफिकेशन बताए थे। तो जो डिफरेंट मेसोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है उनका ऑर्डर ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है वो हमें अभी डिस्कस करना है। तो आपको एक टेबल बनानी होगी, पहले आप देख लेना कि टेबल में कितने कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, ग्रुप प्लस एम और माइनस एम, नहीं, सेकंड कॉलम होगा एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। थर्ड कॉलम होगा प्लस एम और माइनस एम। फोर्थ कॉलम होगा ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, पहला कॉलम कॉलम है ग्रुप, सेकंड कॉलम है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, थर्ड कॉलम प्लस एम और माइनस एम, मतलब कौन सा इफेक्ट दिखाता है वो, प्लस एम दिखाता है या माइनस एम दिखाता है। और फोर्थ कॉलम होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप से। ये पूरी सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप से और इसको फिनिश करेंगे मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे ले जाकर के। ठीक है, मोस्ट एक्टिवेटिंग से स्टार्ट करके मोस्ट डीएक्टिवेटिंग पे खत्म करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप हमने कंसिडर किया है NH नेगेटिव, NH नेगेटिव, NH नेगेटिव, ये होता है मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, मोस्ट एक्टिवेटिंग। और ये प्लस एम दिखाएगा। लास्ट क्लास में बताया था कि अगर फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा प्लस एम दिखाता है, तो ये प्लस एम दिखाएगा। और जितने भी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप होंगे सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देन ओ नेगेटिव आता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। प्लस एम दिखाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसके बाद फिर आता है NR2, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर आता है NHR, NHR स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देन
NH2 NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग प्लस M ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट एक चीज है कि भले ये सबको हम स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो लगातार डिक्रीज करता जाएगा ऊपर से नीचे जाने पे। इसके बाद फिर कंसीडर करते हैं OH। OH ग्रुप, और फिर आता है OR ग्रुप। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको एक ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखेगा। जैसे अगर हम एनायन की बात करें, एनायनिक ग्रुप्स की अगर बात करें, तो उसमें भी आप देख रहे हो कि जो नाइट्रोजिनस एनायन है उसका एक्टिवेटिंग नेचर ऑक्सीजनेटेड एनायन से ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो न्यूट्रल ग्रुप्स में, तो जो नाइट्रोजिनस ग्रुप है उनका एक्टिवेटिंग नेचर ऑक्सीजनेटेड ग्रुप से ज्यादा है। तो एक तो ये पैटर्न फॉलो होता है। तो आप इसको ये बेसिकली आप देख सकते हो कि एक पेज में आप ऐसे कितने ग्रुप को अरेंज कर सकते हो। टोटल मैंने बताया 35 ग्रुप्स के आसपास है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेज पे आप टोटल 12 ग्रुप्स को आप कंसीडर करते हो तो 3 पेज तक ये टेबल जाएगी। उसके अगले पेज पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, इसी ऑर्डर से रिलेटेड आपको उसको नोट करना है। ठीक है, आप खुद से प्लान करके जो है आप इसको देख लो कि कितना स्पेस आपको चाहिए। टोटल 35 टू 36 ग्रुप्स हैं। और फिर इन ग्रुप्स की जो प्लेसिंग है उसको लेकर के जो एक्सप्लेनेशन आते हैं, उन एक्सप्लेनेशन को मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं। तो आप उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of lone pair donor atom, as the electronegativity of lone pair donor atom increases, as the electronegativity of lone pair donor atom increases, its lone pair donation tendency, its lone pair donation tendency, its lone pair donation tendency decreases, its lone pair donation tendency decreases। तो आप यहां पे देख सकते हो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है। अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो लूजली हेल्ड होगा, और अगर इसका लोन पेयर लूजली हेल्ड है तो वो इजिली डोनेट हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर को इजिली डोनेट कर सकता है, बट ऑक्सीजन लोन पेयर को उतना इजिली डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो लोन पेयर टाइटली हेल्ड होगा विद द एटम, और अगर लोन पेयर टाइटली हेल्ड होगा तो वो इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस फैक्टर को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे ये पूरा ऑर्डर एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा, एक चीज और देख रहे हो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जब एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा है। अगर एल्काइल ग्रुप का नंबर कम हो रहा है तो एक्टिवेटिंग नेचर भी कम हो रहा है। तो आप देख रहे हो NR2 का एक्टिवेटिंग नेचर NHR से ज्यादा है, और NHR का NH2 से ज्यादा है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर तो वो इसका एक्टिवेटिंग नेचर को कम कर रहा है। तो OH का जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो OR से ज्यादा है।
तो आप इस बात को भी नोट कर लो, लिख लो, एक्टिवेटिंग नेचर, सेकेंड पॉइंट, एक्टिवेटिंग नेचर of OR group, activating nature of OR group is less than that of OH group. Activating nature of OR group is less than that of OH group because of because of field effect, because of field effect, because of field effect. अब देखो ये फील्ड इफेक्ट क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट मैं यहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं फील्ड इफेक्ट के बारे में। फील्ड इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जैसा ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि फील्ड इफेक्ट में जो ग्रुप हम कंसीडर करते हैं उस ग्रुप का स्पेशियल अरेंजमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट में ग्रुप का स्पेशियल अरेंजमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। फील्ड इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जैसा ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जिसमें हम ग्रुप का स्पेशियल अरेंजमेंट को कंसीडर करते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट में हम ग्रुप का स्पेशियल अरेंजमेंट को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। और एक और बात फील्ड इफेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट है कि फील्ड इफेक्ट तब सिग्निफिकेंट होता है जब ग्रुप, ठीक है, जिस ग्रुप की वजह से फील्ड इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, अगर वो ग्रुप किसी छोटे साइज के एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो फील्ड इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है, अगर वो एक बड़े साइज के एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो फील्ड इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे छोटे साइज का एटम है, नाइट्रोजन बड़े साइज का एटम है, तो बड़े एटम पे अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो फील्ड इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट अगर वही एल्काइल ग्रुप छोटे एटम पे प्रेजेंट होगा जैसे ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है तो फील्ड इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो फील्ड इफेक्ट इज जस्ट लाइक, field effect is just like inductive effect, field effect is just like inductive effect, with the difference that in this effect spatial arrangement of the group, spatial arrangement of the group is also taken into consideration, is also taken into consideration। आगे लिखो, and this effect is significant, and this effect is significant when alkyl group is present, and this effect is significant when alkyl group is present on smaller size atom, on smaller size atom, smaller size atom। इसीलिए आप देख रहे हो ऑक्सीजन के केस में फील्ड इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, बट नाइट्रोजन के केस में फील्ड इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में मैं लिख रहा हूं, इसके बाद अगला ग्रुप आता है NHCOR, NHCOR।
ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। प्लस एम दिखाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसके बाद फिर आता है OCOR। इसके बाद आता है SR, फिर आता है SH, अब आप यहां पे देखो NHCOR का एक्टिवेटिंग नेचर OCOR से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वही फैक्टर जो अभी बताया था, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इजिली लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, एक और चीज देखो, बेसिकली ये जो ग्रुप है दे आर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब इनका जो प्लस एम इफेक्ट है वो इससे पहले वाले ग्रुप से वीक है। अब क्यों वीक है, अब जरा इस बात को समझो। भले ही इसमें लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, बट नाइट्रोजन उतना इफेक्टिवली लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता जितना इफेक्टिवली इससे पहले वाले ग्रुप कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पाता, उसकी वजह समझो। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस डायरेक्शन में ट्रांसफर कराना चाहता है, ये अपना लोन पेयर इधर ट्रांसफर कराना चाहता है, लेकिन जो ग्रुप का फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर भी कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये लोन पेयर इधर भी ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पार्ट, ये जो CO पार्ट प्रेजेंट है इसकी वजह से। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्लस एम के लिए इधर देना चाहता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाइट्रोजन लोन पेयर इधर देना चाहता है, बट फॉर्मूला के अंदर भी लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी कम हो जाती है, इसीलिए इसका एक्टिवेटिंग नेचर भी कम है। अब यही बात आप OCOR के केस में भी देखोगे, OCOR में भी यही बात ऑब्जर्व हो रही है, और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इसलिए एक्टिवेटिंग नेचर और कम हो गया। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर ये सल्फर के केस में ऑब्जर्व हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखो तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से कम है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से कम है तो सल्फर को ज्यादा इजिली लोन पेयर डोनेट करना चाहिए, और फिर इसको स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप वाली कैटेगरी में होना चाहिए। इसको इनफैक्ट जो नाइट्रोजिनस ग्रुप्स हैं उनसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये एक्टिवेटिंग नेचर में बहुत नीचे है। तो इसका एक्टिवेटिंग नेचर इतना कम क्यों है? उसके पीछे वजह यह है कि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और सल्फर के पास d ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, और d ऑर्बिटल वैलेंस शेल में होने की वजह से ये ऑक्टेट कंप्लीट करके भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो ये फर्दर लोन पेयर लेना चाहता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो ऐसे सिचुएशन में इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो इजिली डोनेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक और फैक्टर आप वहां पे लिखो, सल्फर के केस में जो एक्सेप्शनली लो एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए लिखो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल in the valence shell, presence of vacant d orbital in the valence shell of lone pair donor atom, presence of vacant d orbital in the valence shell of lone pair donor atom
presence of vacant d orbital in the valence shell of lone pair donor atom decreases. Presence of vacant d orbital in the valence shell of lone pair donor atom decreases its lone pair donation tendency. आगे लिखो, this factor affects the lone pair donation tendency much more. This factor affects the lone pair donation tendency much more than that of electronegativity factor. This factor affects the lone pair donation tendency much more than that of electronegativity factor. तो इसकी वजह से जो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी होगी वो ज्यादा अफेक्टेड होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के कंपेयर में. तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो बहुत कम है. अब जरा आगे देखो, इसके बाद कंसीडर करते हैं CH3 को, देन CH2R, फिर कंसीडर करते हैं CHR2, और फिर कंसीडर करते हैं CR3. अब देखो, ये सब वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप बोले जाते हैं. वीकली एक्टिवेटिंग, ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इसमें भी इनका एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज कर रहे हैं. वीकली एक्टिवेटिंग, ये सब प्लस एम दिखाते हैं. अब आप बोलोगे ये प्लस एम दिखाते हैं लेकिन इनमें तो प्लस एम इफेक्ट वाली कोई कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही. प्लस एम इफेक्ट वाली कंडीशन में फर्स्ट एटम पे लोन पेयर होना चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. ऐसा इनमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट फिर भी हम इनको यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप में रख रहे हैं. तो इसके पीछे हाइपर कंजुगेशन रिस्पॉन्सिबल है. अभी मैं इसको लिखवा देता हूं आपको. बाकी ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि सारे प्लस एम इफेक्ट ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. तो इसके बारे में भी लिख लो, एल्काइल ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग नेचर है और प्लस एम इफेक्ट है. लिख लो, एल्काइल ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट. एल्काइल ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट due to hyperconjugation. Alkyl group show plus M effect due to hyperconjugation, and they are activating due to their plus I effect. And they are activating due to their plus I effect.
बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जो है हाइपर कंजुगेशन के साथ देखेंगे। इसके बाद अगला ग्रुप आता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप भी लीस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये लीस्ट एक्टिवेटिंग प्लस एम दिखाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसके बाद फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे रेफरेंस एटम है, रेफरेंस एटम है। आप देख रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए भी रेफरेंस एटम हाइड्रोजन होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए भी रेफरेंस एटम हाइड्रोजन है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आपने देखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हाइड्रोजन को ही रेफरेंस बना करके डिफाइंड है। इसके बाद आता है फ्लोरीन। ये लीस्ट डीएक्टिवेटिंग होता है, लीस्ट डीएक्टिवेटिंग दिखाता है प्लस एम, दिखाता है ये प्लस एम और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसके बाद आ जाता है क्लोरीन। ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन से क्लोरीन ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो फिर क्लोरीन ज्यादा डीएक्टिवेटिंग क्यों है? ठीक है, माइनस आई इफेक्ट तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, तो डीएक्टिवेटिंग नेचर भी फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। बट यहां पे बोल रहे हैं कि डीएक्टिवेटिंग नेचर क्लोरीन का ज्यादा है इन कंपेयर टू फ्लोरीन, और आगे ये डीएक्टिवेटिंग नेचर और बढ़ रहा है, ब्रोमीन में और ज्यादा है और आयोडीन में सबसे ज्यादा है। तो आप नोट कर लो इस ऑर्डर को लेकर के एक्सप्लेनेशन लिखो। लिखो डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ क्लोरीन, डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ क्लोरीन is greater, deactivating nature of chlorine is greater than that of fluorine. Deactivating nature of chlorine is greater than that of fluorine because of following factors, because of following factors. अब जरा देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1, larger
size of chlorine atom, larger size of chlorine atom. ठीक है, अब जरा समझो बेटा, क्लोरीन का साइज अगर लार्ज है तो उससे क्या एडवांटेज मिलेगा। देखो जैसे ये बेंजीन रिंग है और इस रिंग से क्लोरीन कनेक्टेड है, और इसी तरीके से बेंजीन रिंग से फ्लोरीन कनेक्टेड है। अब माइनस आई इफेक्ट तो दोनों दिखाते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्लोरीन भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और फ्लोरीन भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा है इन कंपेयर टू क्लोरीन, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। बट आप देखो फ्लोरीन का साइज है छोटा, क्लोरीन का साइज उसके कंपेयर में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्लोरीन इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि पहले से ही उसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, साइज उसका छोटा है, तो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम है, छोटा साइज होने की वजह से। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बड़ा साइज होने की वजह से। तो आप इस बात को इसमें लिख लो, लिखो due to larger size of chlorine atom, due to larger size of chlorine atom, its electron holding capacity, its electron holding capacity is greater than that of fluorine atom, is greater than that of fluorine atom. अब अगर आप इस हिसाब से जाओ तो ब्रोमीन की होल्डिंग कैपेसिटी और ज्यादा होगी और आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक तो फैक्टर ये हो गया। अब जरा देखो आगे क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन बढ़ गया, तो इस वजह से क्या होगा, ये उस लोन पेयर को वापस रिंग में ट्रांसफर करता है थ्रू प्लस एम इफेक्ट। मतलब ये क्या हुआ, माइनस आई के थ्रू तो इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने कम कर दिया। लेकिन हुआ क्या, प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, और प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये वापस रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि ये प्लस एम के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। वो अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट है कि ये ओवरऑल रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर माइनस आई होता है, ये दिखा रहा है माइनस आई और प्लस एम, जिसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है माइनस आई। तो नेट इफेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला इफेक्ट है, इसीलिए हम इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं। क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के केस में बोल रहे हैं कि माइनस आई के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया, माइनस आई के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया, और फिर आगे प्लस एम ऑब्जर्व होगा, प्लस एम के थ्रू ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, बट इनमें डोमिनेटिंग फैक्टर माइनस आई है, तो ओवरऑल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इसलिए ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब बात आती है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो दोनों है, बट इसमें क्लोरीन का डीएक्टिवेटिंग नेचर फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो बोल रहे कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यानी कि प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, तो प्लस एम इफेक्ट के मीन टाइम आप देखो, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जब क्लोरीन का लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, और ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्लोरीन अपना 3p ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करता है, और कार्बन अपना 2p ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करता है। क्लोरीन अपना 3p ऑर्बिटल को और कार्बन अपना 2p ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करता है। बट जब ऐसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डी लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन के थ्रू फ्लोरोबेंजीन में फॉर्म होता है, तो वहां पे क्या होगा जरा देखना। यहाँ पे फ्लोरीन अपना 2p ऑर्बिटल को और कार्बन भी अपना 2p ऑर्बिटल को साइडवाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करेगा। मतलब फ्लोरीन के केस में जब मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा तो 2p साइडवाइज ओवरलैप ऑब्जर्व होता है, जबकि क्लोरीन के केस में जब मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा तो 3p साइडवाइज ओवरलैप ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे देखो 2p साइडवाइज ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी इन कंपेयर टू 3p साइडवाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो। नंबर 2 सेकंड फैक्टर लिखो, इन केस ऑफ फ्लोरोबेंजीन, plasm effect of fluorine is more effective. In case of fluorobenzene, plasm effect of fluorine is more effective because of involvement of 2p sidewise overlap, because of involvement of 2p sidewise overlap. However, in case of chlorobenzene, it is less effective. However, in case of chlorobenzene, it is less effective because of involvement of 3p 2p sidewise overlap. 3p 2p sidewise overlap. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फ्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो प्लस एम इफेक्ट भी ज्यादा है। फ्लोरीन का अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो प्लस एम इफेक्ट भी ज्यादा है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहा है, माइनस आई को कंपनसेट कर रहा है। यहां पे जो प्लस एम इफेक्ट है वो माइनस आई को कंपनसेट कर रहा है, और कंपनसेशन अगर आप देखोगे फ्लोरोबेंजीन के केस में तो कंपनसेशन काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग नेचर कम होता है। अगर हम क्लोरीन के केस में देखें तो माइनस आई अगर कम है तो प्लस एम भी कम है। अगर क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम है तो उसका प्लस एम इफेक्ट भी कम है, और प्लस एम इफेक्ट बहुत कम इफेक्टिव होने की वजह से कंपनसेटरी इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर लिख लो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिखो नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, presence of vacant d orbital in the valence shell of chlorine, further increases its electron holding capacity. Further increases its electron holding capacity. एक तो उसका साइज बड़ा था, ऊपर से उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
इन दोनों की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन -I के थ्रू विड्रॉ करेगा, ऑलमोस्ट वो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये होल्ड कर लेता है। जबकि फ्लोरीन -I तो ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बट उसको होल्ड नहीं कर पाता, वो +M के थ्रू उसको रिंग में ट्रांसफर कर देता है। और यही इफेक्ट जो है आगे ब्रोमीन और आयोडीन के केस में भी ऑब्जर्व होगा, तो इसलिए इनका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट और ज्यादा है। तो बोलो बेटा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ सबको? इसके बाद हम कंसिडर करते हैं CCl3। CCl3 ये होता है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, और ये दिखाता है -M, ये -M दिखाता है, और ये होता है बेटा मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होता है। CCl3 मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, -M इफेक्ट दिखाता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब आप बोलोगे कि ये -M इफेक्ट दिखा रहा है, जबकि इसके अंदर -M इफेक्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, क्योंकि -M इफेक्ट के लिए मैंने बताया था कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे एटम के साथ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होना चाहिए। तो इस ग्रुप में तो कोई मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा। या दूसरा केस बताया था कि जो ग्रुप का फर्स्ट एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये ग्रुप -M दिखाता है, और इसके -M के पीछे रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो एक और पॉइंट नोट में लिखो, CF3 and CCl3, CF3 and CCl3 show -M effect, and deactivating nature, -M effect and deactivating nature due to reverse hyperconjugation, and -I effect due to reverse hyperconjugation and their -I effect. Reverse hyperconjugation and their -I effect. तो CCl3 को कंसिडर किया, इसके बाद फिर अगला ग्रुप आता है CONH2। CONH2 मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, -M इफेक्ट दिखाता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। CONH2 के बाद फिर आता है CO
OR, COOR, COOR के बाद फिर आता है COX, COX के बाद फिर कंसिडर करते हैं COR, COR के बाद कंसिडर करते हैं CHO, ये सब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है बेटा, ये सब -M इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं और ये सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब बात आती है कि यहां पे जो ऑर्डर आप देख रहे हो -M इफेक्ट का, वो डिक्रीज क्यों कर रहा है, जरा उसका एक्सप्लेनेशन समझो। देखो बेटा, यहां पे ये जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप बेसिकली जो -M की कंडीशन मैंने बताया था, वो ये उसको फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उससे अटैच है CONH2। अब देखो, ये जो पूरा ग्रुप है, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर कराता है, और इसको एकोमोडेट करने के लिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा, ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा। अब आप देखो, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने वाला फैक्टर इस ग्रुप के अंदर भी प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन देखो, ठीक है, ये अपना लोन पेयर को इधर ट्रांसफर करा करके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। मैंने बताया था कि अगर क्रॉस कंजुगेशन हो, क्रॉस रेजोनेंस हो, तो रेजोनेंस लेस इफेक्टिव हो जाता है। यहां पे क्रॉस रेजोनेंस वाली सिचुएशन है, इसलिए इसका जो -M इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वीक होगा। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को लेकर के। इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज्यादा होगा जब यहां से रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप इसी बेसिस पे देखो, NH2 है, अगले वाले केस में यहीं पे क्या है, OR। NH2 का जो +M है वो OR के +M से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका +M ज्यादा है, इसका +M कम है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसके बाद अगले केस में आप देखो क्या आ रहा है, X आ रहा है, X हैलोजन। अब हैलोजन के केस में आपने देखा भले वो +M दिखाता है, बट उसका +M बहुत ही वीक होता है, इनफैक्ट उसका -I उसके +M को डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी और वीक हो गई, मतलब रेजिस्टेंस और कम हो गया। अगले केस में आप देख रहे हो क्या है, R मतलब एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप अगर रेजिस्टेंस दिखाएगा, तो एल्काइल ग्रुप रेजिस्टेंस कैसे दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू दिखाएगा। ये सब तो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, बट एल्काइल ग्रुप कैसे दिखा रहा है रेजिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, +I के थ्रू। और +I जो है ना, वो मेसोमेरिक इफेक्ट के सामने एक वीक इफेक्ट होता है। हैलोजन एक एक्सेप्शन है, उसको भूल जाओ, बाकी अगर आप देखोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस और वीक हो गया, और फिर उसके बाद अगले केस में तो रेफरेंस एटम ही आ गया, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो आप ये देख रहे हो जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है,
इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी कम होगी, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी को -m बोल रहे हैं। तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है बेटा? ये ऑर्डर क्यों ऑब्जर्व हो रहा है -m का? -m का ऑर्डर कैसे ऑब्जर्व हो रहा है वो समझ में आ रहा है, या फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ, रेजिस्टेंस की वजह से वो लेस डीएक्टिवेटिंग है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट उतना कम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इस पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है ना। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहीं से भी कम होनी चाहिए, तो अंदर में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकता है। तो अगर ये ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, या कम जरूरत पड़ने वाली है। तो ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। इसके बाद आप देखो, फिर आता है CF3 ग्रुप। CF3 होता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। बाकी -m हो दिखाएगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो CF3 के बाद फिर आता है CN, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप के बाद फिर हम कंसीडर करते हैं SO2NH2 सल्फोनामाइड। फिर कंसीडर करते हैं SO3R। फिर कंसीडर करते हैं SO2X। then SO2R, then SO2H। सेम एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के केस में बताया था, वही एक्सप्लेनेशन आपको यहां भी देखने को मिलेगा इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए। सल्फोनामाइड, सल्फोनिक एस्टर, सल्फोनिल हैलाइड, सल्फोन एंड सल्फोनल डिहाइड। ये सल्फोनामाइड, सल्फोनिक एस्टर, सल्फोनिल हैलाइड, सल्फोन जैसे कीटोन होता है वैसे ये सल्फोन है, एंड ये सल्फोनल डिहाइड जस्ट लाइक एल्डिहाइड। तो ये सब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये -m दिखाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं।
फिर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को NO2, और उसके बाद कंसिडर करते हैं NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव के बारे में लिख लेना, ये मोस्ट डीएक्टिवेटिंग है, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो ये इनके मेसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर है। वो फ्लोरीन और क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन होता है। इसकी वजह से रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट CF3 में बहुत ज्यादा होता है CCl3 के कंपेयर में। तो ये जो पूरी टेबल मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे आगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को डिसाइड करने में, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को डिसाइड करने में, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप इसको देखोगे तो आगे ये यूज होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर को डिसाइड करने में। ऐसे ही एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, उसमें जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर को डिसाइड करने में हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्रैम करना है पूरा ऑर्डर, सिर्फ क्रैमिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी है। और मैं समझता हूं कि अगर आप समझ करके चलोगे तो आपको रटना कम पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि अगर आप जो मैंने लास्ट में पूरी इंफॉर्मेशन लिखवाई हुई है, अगर आप उसके बेसिस पे समझ करके अगर आगे प्रोसीड करते हो तो आपको क्रैम कम करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन in determination of stability, in determination of stability of an organic species, in determination of stability of an organic species। तो अगर हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर को अगर डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस को कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं, नोट करो, लिखो कंसीडरिंग, कंसीडरिंग टू ऑर्गेनिक स्पीसीज, considering two organic species A and B। अगर हम दो ऑर्गेनिक स्पीसीज A और B को कंसीडर करते हैं, तो इसमें फर्स्ट
केस लिखो, फर्स्ट केस या फर्स्ट पॉइंट लिखो। इफ ए इन्वॉल्व्स रेजोनेंस, if A involves resonance but B does not, if A involves resonance but B does not, then A is more stable. बोल रहे हैं अगर A में रेजोनेंस है बट B में रेजोनेंस नहीं है तो A ज्यादा स्टेबल होगा B के कंपेयर में। जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कार्बोकेटायन को और ये कार्बोकेटायन को, प्रोपिनाइल कार्बोकेटायन एंड प्रोपाइल कार्बोकेटायन, इसको हम एलाइल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं, एलाइल कार्बोकेटायन एंड प्रोपाइल कार्बोकेटायन। आप देख सकते हो यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मतलब कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें कंजुगेशन नहीं है तो इसमें रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा, तो रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्रोपाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्रोपाइल कार्बोकेटायन। इसी तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये दो कार्बन आयन है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन नहीं है, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो जहां रेजोनेंस होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम दो स्पीसीज को कंसीडर कर रहे हैं, लाइक स्पीसीज भी बोल सकते हो, जैसे दोनों यहाँ पे कार्बोकेटायन है, दोनों यहाँ पे कार्बन आयन है, अगर दो लाइक स्पीसीज को हमने कंसीडर किया, एक में रेजोनेंस है दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, तो जहां पे रेजोनेंस है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, if both A and B involves resonance, if both A and B involves resonance but A has greater number of resonating structure than that of B, but A has greater number of resonating structure than that of B, if both A and B involves resonance but A has greater number of resonating structure than that of B, then A is more stable, then A is more stable। अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया है इस कार्बोकेटायन को और ये कार्बोकेटायन, आप देख सकते हो रेजोनेंस तो दोनों में है, बोथ आर कंजुगेटेड, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा है क्योंकि आपको यहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन दिख रहा है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे ये हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए। थ्योरेटिकली मतलब ओरली हम आंसर कर सकते हैं बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए। तो आप एक पॉइंट नोट में लिख लो, लिखो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in an organic species, total number of resonating structure
in an organic species is equal to the total number of odd conjugate position present inside it, is equal to the total number of odd conjugate position present inside it. Total number of odd conjugate position present inside it. जितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन प्रेजेंट होंगी उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो अब जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजुगेशन जो है ये पूरे स्ट्रक्चर में है, ऑड पोजीशन कितनी है, तो ऑड पोजीशन एक तो ये हो गई, दूसरी ऑड पोजीशन ये है। ऑड पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे काउंटिंग करो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 यानी कि इवन नंबर और 1 एंड 3 ऑड नंबर, तो ये 2 ऑड पोजीशन हो गई। तो 2 ऑड पोजीशन है तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। यहां पे अगर आप देखो ऑड पोजीशन तो 1 2 3 4, वो कंजुगेशन जिस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है उसी ऑर्डर में आप ऑड पोजीशन को मार्क करते जाओ। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑड पोजीशन है तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जितनी ऑड कंजुगेट पोजीशन होंगी उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये ऑड कंजुगेट पोजीशन का मतलब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये सेकेंड कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलाइल कार्बोकेटायन। अब यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें भी आप वैसे ही देखोगे, ऑड कंजुगेट पोजीशन इसमें 3 है तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और इसमें ऑड कंजुगेट पोजीशन देखोगे तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4 ऑड कंजुगेट पोजीशन। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्ड केस लिखो। थर्ड केस लिखो। if both A and B involve resonance, if both A and B involve resonance, if both A and B involve resonance, and ये समीर if both A and B involve resonance,
if both A and B involve resonance, where both have equal number of resonating structure, where both have equal number of resonating structure, where both have equal number of resonating structure, but A has more number of equivalent structure, but A has more number of equivalent structure than that of B. But A has more number of equivalent structure than that of B. Then A is more stable. Then A is more stable. A is more stable. तो अब जैसे देखो, अगर आपसे ये बोला जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, why carboxylic acid is acidic in nature. तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। अब बोला जा रहा है ये एसिडिक क्यों, एसिडिक नेचर क्यों दिखाता है? तो किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर मैंने बताया हुआ है आपको, हमेशा एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होकर के कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बोक्सिलेट आयन क्यों बनाना चाहता है, क्यों ये आयन में कन्वर्ट होना चाहता है? क्योंकि आयन में अगर कन्वर्ट होगा तभी तो एसिडिक होगा। तो अब ये आयन में ही क्यों कन्वर्ट होना चाहता है, इस बात को समझना है। तो आप देखो, कंजुगेशन इसके अंदर भी है। कौन सा कंजुगेशन? लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कंजुगेशन है। और कंजुगेशन इसके अंदर भी है, वही कंजुगेशन। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस इसके अंदर भी ऑब्जर्व होगा। कैसे ऑब्जर्व होगा? ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके जाएगा और ये पाई बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन करके, तो बन जाएगा ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा। और उसी तरीके से अगर रेजोनेंस यहां पे ऑब्जर्व होता है तो क्या होगा? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा। तो रेजोनेंस दोनों में ऑब्जर्व हो रहा है और दोनों के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है। देखो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बराबर है? क्योंकि ऑड कंजुगेट पोजीशन दोनों में सेम है, ऑड कंजुगेट पोजीशन दोनों में सेम है, तो इस वजह से दोनों के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है। लेकिन एक डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज्ड है। तो आपको पता है कि अनचार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ चार्ज स्ट्रक्चर। तो भले इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर इक्वल एनर्जी और इक्वल स्टेबिलिटी के नहीं है। मतलब दे आर नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज इनकी स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप यहां पे देखो, क्या दिख रहा है? एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा अनचार्ज,
इसमें भी वही दिख रहा है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा अनचार्ज। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एंड बोथ स्ट्रक्चर हैव इक्वल स्टेबिलिटी, मींस दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, इसलिए रेजोनेंस यहां पे एनायन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। रेजोनेंस एनायन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन कंपेयर टू क्या, एसिड। एसिड के कंपेयर में एसिड के एनायन को ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से एसिड एनायन में कन्वर्ट होना चाहेगा, और अगर एसिड एनायन में कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करेगा, और इसी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लो, लिखो बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन, both carboxylic acid and carboxylate ion have both carboxylic acid and carboxylate ion have equal number of resonating structure. Both carboxylic acid and carboxylate ion have equal number of resonating structure, but resonating structure of carboxylate ion, but resonating structure of carboxylate ion are equivalent, but resonating structure of carboxylate ion are equivalent, whereas resonating structure of carboxylic acid are not equivalent. Whereas resonating structure of carboxylic acid are not equivalent. Therefore, whereas resonating structure of carboxylic acid are not equivalent, therefore carboxylate ion is greater resonance stabilized. Therefore, carboxylate ion is greater resonance stabilized. Therefore, carboxylate ion is greater resonance stabilized, and hence carboxylic acid has tendency, to convert into carboxylate ion, and hence carboxylic acid has tendency to convert into carboxylate ion, due to which it shows acidic character. ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। जो तीसरा केस था उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल बताया। तो ये क्लियर हो गया ना बेटा सबको? इस एग्जांपल से थर्ड केस क्लियर हो गया? अब आप फोर्थ केस लिखो। लिखो इफ बोथ A and B involve resonance, and B has greater number of resonating structure than that of A, and B has greater number of resonating structure than that of A,
if both A and B involve resonance and B has greater number of resonating structure than that of A, but either all structure of A is equivalent, but either all structure of A is equivalent, or but either all structure of A are equivalent, or A has greater number of equivalent structure than that of B. A has greater number of equivalent structure than that of B. A has greater number of equivalent structure than that of B. Then there is possibility that A becomes more stable. A becomes more stable than that of B. A becomes more stable than that of B. ध्यान देना बेटा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की गई है, सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है. A becomes more stable than that of B. अब ये वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. although phenoxide ion, phenoxide ion इसको बोलते हैं, फिनॉल का एनायन. although phenoxide ion has greater number of resonating structure, although phenoxide ion has greater number of resonating structure than that of benzoate ion, although phenoxide ion has greater number of resonating structure than that of benzoate ion, although phenoxide ion has greater number of resonating structure than that of benzoate ion. benzoate ion ये होता है बेंजोइक एसिड का एनायन. ये बेंजोएट आयन है. although phenoxide ion has greater number of resonating structure than that of benzoate ion, still benzoic acid is more acidic. Still benzoic acid is more acidic than that of phenol. Still benzoic acid is more acidic than that of phenol. Why? Still benzoic acid is more acidic than that of phenol. Why? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा कि बोल रहा है कि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजोएट आयन से ज्यादा होते हैं. पहले तो यही बात को समझना होगा कि क्यों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा है, जबकि अगर ऑड कंजुगेट पोजीशन के बेसिस पे जाओ तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए 4, और यहां पे अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है,
तो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए 5, मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा है, नहीं, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा है। पहले तो यही एक्सप्लेन करना है। और फिर बोल रहा है कि जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो ये बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो इस एनायन को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसके कंपेयर में। और अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल है इस एनायन के कंपेयर में, तो फिर इसका जो एसिड है उसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो इसका एसिड है फिनॉल और इसका एसिड है बेंजोइक एसिड, तो फिनॉल को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इन कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपेयर टू फिनॉल। तो हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब देखो बात आती है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप फिनॉक्साइड आयन का ड्रॉ करो, तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऑन पेपर ड्रॉ करोगे 5। अब जरा देखो 5 कैसे ड्रॉ होंगे। देखो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं 5, बट ऑड कंजुगेट पोजीशन 4 है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कितने होंगे, तो आप 4 ही बोलोगे। 5 भले ड्रॉ कर रहे, काउंट 4 को करोगे। अब बात आती है बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा, पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम क्यों है, उसकी वजह समझो। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन है और ये कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो आप देख रहे हो और ऑर्थो हाइड्रोजन, इनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन ऑब्जर्व होता है। इनके बीच में क्या ऑब्जर्व होता है, स्टेरिक स्ट्रेन। इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल के वॉन्डरवॉल रेडियस से कम होता है, इसलिए इनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन ऑब्जर्व होता है। और उस स्टेरिक स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए इसको कार्बोक्सिलेट आयन को अपना प्लेन को चेंज करना होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज कर लेगा, और प्लेन चेंज करके ये बेंजीन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाता है। और अगर ये बेंजीन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो फिर रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोक्सिलेट आयन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज नहीं होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग के बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज वहां प्लेनारिटी नहीं है। जहां पे प्लेनारिटी नहीं होगी वहां रेजोनेंस नहीं होगा, ये बात मैंने आपको बताया हुआ। अगर कोई फैक्टर प्लेनारिटी को डिस्टर्ब करता है तो वो रेजोनेंस को भी डिस्टर्ब करेगा, प्लेनारिटी नहीं तो रेजोनेंस नहीं।
तो इसलिए क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के अंदर तो डीलोकलाइज होता है, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर डीलोकलाइज नहीं होगा। बाहर में क्या होगा, बाहर में ये कंजुगेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर में डीलोकलाइज होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर में डीलोकलाइज होंगे। तो अब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर जो केकुले फॉर्म है उसको बदल देते हैं। तो बेंजीन रिंग के अंदर अगर केकुले फॉर्म, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ये केकुले फॉर्म को सेम रखो, अब ये लोन पेयर को डीलोकलाइज करा दो, लोन पेयर को पाई बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर को लोन पेयर, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें आप देख रहे हो कि रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ बाहर में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ। फिर हमने क्या किया, फिर हमने केकुले फॉर्म को बदल दिया, केकुले फॉर्म को हमने बदल दिया। और फिर केकुले फॉर्म को सेम रखते हुए ये बाहर में जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड पेयर है उसको डीलोकलाइज कर दिया। तो इस तरीके से टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। इसके टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। काउंट इसमें से 3 किए जाते हैं। यहां पे टोटल हमने 5 ड्रॉ किए हैं, काउंट हमने 4 को किया है। तो आप नोट कर लो, ये बना लिया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बेटा? चलो, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो फिर नोट करो, लिखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोएट आयन इज लेस देन दैट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोएट आयन is less than that of phenoxide ion because resonating structure of benzoate ion is less than that of phenoxide ion because
resonating structure of benzoate ion is less than that of phenoxide ion because in benzoate ion, distance between ortho hydrogen and oxygen of carboxylate ion is less than that of their van der Waals radius, due to which steric strain is developed, to minimize this strain, carboxylate ion lie in a plane perpendicular to the plane of benzene ring. To minimize this, carboxylate ion lie in a plane perpendicular to the plane of benzene ring. And therefore electron delocalization between benzene ring and carboxylate ion is not possible. And therefore electron delocalization between benzene ring and carboxylate ion is not possible. Which results in decrease in its resonating structure. तो इसकी वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, बेंजोएट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन से कम हो जाते हैं इस वजह से. अब बात आती है कि अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है तो फिर ये ज्यादा स्टेबल क्यों है फिनॉक्साइड आयन से? ये कैसे हमने कंक्लूड किया? क्योंकि इसका एसिड इसके एसिड से ज्यादा एसिडिक है. इसका मतलब है कि ये एनायन इस एनायन से ज्यादा स्टेबल. अब पैरा चेंज करके लिखो. दो बेंजोएट आयन possess lesser number of resonating structure. दो बेंजोएट आयन possess lesser number of resonating structure than that of phenoxide ion. Still it is greater resonance stabilized. Because its all resonating structures are equivalent. आप देख सकते हो ये सारे स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है. And therefore benzoic acid is more acidic than that of phenol.
ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बेटा सबको? ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है उसके बावजूद भी एनायन ज्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन बताया है जहां पे हम ऑर्गेनिक स्पीसीज की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, अब उनको आगे जब जीओसी की क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपका जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट वीक होगा, और टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट तक पूछा जाएगा, और अभी मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन फिनिश हुआ नहीं है, तो एक क्लास और लगेगी एप्लीकेशन को डिस्कस करने में, तब जाकर के टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट जो है अगले वीक में फ्राइडे को होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, फ्राइडे को होगा। ठीक है, और उसमें पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट पूछा जाएगा। थैंक यू सर। ओके बेटा।